हाँ पता है। थोड़ा दीजिएगा ना, कहाँ गए? थोड़ा दीजिए ना, वो सेटिंग कर ले पूरा सही हो। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर की सही होगा। नहीं सही है, करिए शुरू करिए। आपको देखिए, आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है आपको?
थोड़ा अपना वाईफाई ऑन कर दीजिए, वाईफाई ऑन कर दीजिए। फाइव 5028 गुड आफ्टरनून। हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक में हाउस वायरिंग के बारे में देखा जाएगा। तो जब भी हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड की बात करते हैं या इलेक्ट्रीशियन की बात करते हैं, तो आज के समय में इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उपयोग जो है वो दैनिक जीवन में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा है। उसी में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउस वायरिंग के बारे में देखा जाएगा, जिसमें से ये देखा जाता है कि सबसे पहले अगर हम अपने घर में बात करते हैं तो एक एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है। एक जो है एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है, और जो एनर्जी मीटर लगा हुआ होता है, जहां से हम लाइन को ले आ रहे होते हैं, एक पोल होता है और उस पोल से इस एनर्जी मीटर के बीच का कनेक्शन किया जाता है। जो पोल है, उस पोल से जो एनर्जी मीटर की दूरी होती है या जो एनर्जी मीटर तक केबल लेके आते हैं, वो 40 मीटर की दूरी होती है। ये केबल, अगर हम ये कहते हैं कि केबल सिर्फ 40 मीटर ही लगाया जाता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि अगर दो कंडक्टर है या एक कंडक्टर है जो 40 मीटर है और एक कंडक्टर है जो 60 मीटर है, अगर दोनों की दूरी को देखा जाए, मान लेते हैं एक कंडक्टर ये और दूसरा कंडक्टर ये जो है वो 40 मीटर है। कंडक्टर का मतलब जो हम लोग वायर लेके आ रहे हैं इस पोल से इस एनर्जी मीटर तक, तो उसमें ये देखा जा रहा होगा कि एक कंडक्टर की जो दूरी है वो 40 मीटर है। तो इसका मतलब इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर मान लेते हैं इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 2 ओम है और एक जो है जिसकी दूरी 60 किलोमीटर है, 60 मीटर है, वो जो है उसका रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो अगर ये देखा जाए, अब करंट की बात करते हैं तो करंट दोनों के लिए समान होती है। दोनों में करंट क्या होगी? समान होगी, यानी 2 एम्पीयर की करंट इसमें और 2 एम्पीयर की करंट यहाँ पे फ्लो हो रही होगी। तो ये देखा जाएगा जिस कंडक्टर की लेंथ कम होगी उसका रेजिस्टेंस का मान कम होगा, और जब रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो इसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप कितना हो जाएगा? अगर ये देखा जाए 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 2 एम्पीयर की करंट, तो I इंटू आर होगा, जिसमें से 2 गुणे 2, तो यहाँ पे 4 वोल्टेज का वोल्टेज ड्रॉप होगा। और यहाँ पे अगर ये 6 ओम है तो 6 गुणे 2, 12 वोल्टेज का ड्रॉप होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये कंज्यूमर टर्मिनल है उसमें जो है वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा। अगर सप्लाई भी यहाँ पे 220 वोल्टेज आ रहा होगा
तो जब ये 220 वोल्टेज होगा और यहाँ से हमें पता चला कि ये 12 वोल्टेज कम मिलेगा, क्योंकि कंडक्टर की लेंथ हमने बढ़ा दिया। अब 12 वोल्ट जब कम मिलेगा तो वोल्टेज का मान कम हो गया। अब इस एनर्जी मीटर के यहाँ 220 वोल्टेज पहुंचना चाहिए था, लेकिन 12 वोल्टेज कम मिल रहा है। तो इसलिए भी हम लोग कंडक्टर की लेंथ कम लेते हैं। और जो कंडक्टर की लेंथ ली जाती है वो IEEE एक रूल है, एक स्टैंडर्ड है कि IEEE के रूल के अनुसार ही हम लोग सारी बातें करेंगे यहाँ पे। तो IEEE रूल ये कहता है, IEEE का मतलब ये हुआ कि इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो ये जो है IEEE रूल कहता है कि जो आपका पोल है और एनर्जी मीटर के बीच जो हम लोग केबल यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो 40 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जब 40 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब ये जो है आपका एनर्जी मीटर हम देखते हैं कि कहीं न कहीं ये ऐसी जगहों पे लगाया जाता है, जैसे मान लेते हैं बरामदा है या घर से बाहर, जहाँ पे एटमॉस्फेयर का इफेक्ट नहीं रहता, जैसे बरसात हो गई, इन सब चीजों का प्रभाव इस एनर्जी मीटर के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए बरसात पड़ी तो ये आपका एनर्जी मीटर जल्दी से खराब हो जाएगा। तो ऐसी जगहों पे लगाया जाता है। मान लीजिए इसको बरामदे में लगा दिया गया और बरामदे में लगाने के बाद ये देखा जाएगा जो एनर्जी मीटर की हाइट होती है, अगर हम लोग फर्स्ट से इस एनर्जी मीटर को ये देखा जाए तो 1.5 मीटर की दूरी पे इस एनर्जी मीटर को लगाया जाता है। अब इस एनर्जी मीटर के बाद ये जो होगा एनर्जी मीटर 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। अब क्यों 1.5 मीटर की दूरी पे ही लगाया जाता है, तो उसका रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एनर्जी मीटर लगा हुआ है और जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है उसको मेजर करने के लिए ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड डिपार्टमेंट से कोई ना कोई वो वहाँ से टेक्नीशियन या जो भी आते हैं एम्प्लॉय, वो देखते हैं कि आपके घर में या एनर्जी मीटर कितनी यूनिट बिजली खर्च किया है, तो वो आपको एक रसीद देते हैं। उसके अनुसार जो है आप, अब क्या हुआ कि अगर इसकी हाइट जो है ज्यादा हाइट पे लगा दिया आपने, ज्यादा हाइट पे लगाने के बाद तो ये देखा जाएगा जो भी वहां से आएगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के द्वारा, तो ये एनर्जी मीटर जो होगा अगर ज्यादा हाइट होगा तो वो रीडिंग जो है वो आसानी से नहीं पढ़ लेगा और उसको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो IEEE रूल के अनुसार ही जो एनर्जी मीटर होता है वो फर्श से 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। यानी इस अगर हम लोग ये मान लेते हैं फर्श है और इस फर्श से इस एनर्जी मीटर की जो हाइट होगी वो 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। जो एनर्जी मीटर होता है यहाँ पे जो हम लोग एनर्जी मीटर यूज किया जाता है वह इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर होता है। इंटीग्रेटिंग टाइप एनर्जी मीटर होता है। बेसिकली अगर इंस्ट्रूमेंट की बात किया जाए तो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट का हम लोग उपयोग करते हैं। एक तो आपका हो गया इंटीग्रेटिंग टाइप हो गया, दूसरा जो होता है इंडिकेटिंग टाइप, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट हो गया, और तीसरा जो होता है वो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। अब ये जो इंटीग्रेटिंग टाइप होता है इसका एक एग्जांपल यही है आपका एनर्जी मीटर। ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंटीग्रेटिंग टाइप होता है, और इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो एमीटर होगा, वोल्ट मीटर होगा, वाट मीटर होगा। ये सभी जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका इंडिकेटिंग टाइप होगा। और रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट वो होता है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं और साथ साथ ग्राफ पेपर पे इसको ड्रॉ भी किया जाता है। तो इसका एक एग्जांपल अगर देखा जाए तो जो ECG की मशीन होती है, ECG की, वो जो है रिकॉर्डिंग टाइप ही इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बेसिकली 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जिसमें हम लोग ये देखा जा रहा होगा। अब
ये जो है ये पूछा जाता है कि एनर्जी मीटर जो है वह किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहां पे भी ये पूछा जाता है कि जो एनर्जी मीटर है वह किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हम लोग बताएंगे कि जो एनर्जी मीटर होगा वो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है। दूसरी बात जो इसकी मेन पॉइंट है वो ये पूछा जाता है कि फर्श से एनर्जी मीटर कितनी हाइट पे लगाया जाता है, या ये जो एनर्जी मीटर है कितनी हाइट पे हम लोग उपयोग किया जाता है। तो ये जो दूरी होती है 1.5 मीटर की दूरी होती है। अब हम लोग देखे भी होंगे और जानते भी होंगे कि जैसे ही एनर्जी मीटर के बाद एक पॉइंट और लगा हुआ होता है जिसको हम लोग कहा जाता है एमसीबी, जिसको हम लोग, ये आपका हो गया एनर्जी मीटर। और जब ये देखा जा रहा होगा यहाँ जो एनर्जी मीटर है इस यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक एनर्जी मीटर लगा दिया, और जो एनर्जी मीटर है वो फर्श से 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया गया है। दूसरी बात होगी इस एनर्जी मीटर के बाद एक आपका एमसीबी लगा हुआ होता है। एमसीबी का मतलब हुआ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। पहले समय में इस एमसीबी की जगह पे फ्यूज लगा हुआ होता था। इस एमसीबी की जगह पे फ्यूज लगा हुआ होता था, तो एमसीबी को फ्यूज को रिप्लेस करके एमसीबी का प्रयोग किया गया। इसलिए प्रयोग किया गया एमसीबी का क्योंकि फ्यूज से ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस जो है वो एमसीबी होती है। और फ्यूज में क्या होता था कि कभी कभी जो है फॉल्ट की कंडीशन में फ्यूज ब्रेक नहीं होता था, और जब ब्रेक नहीं होता था तो उससे जितने भी लोड कनेक्टेड होते थे वो सभी क्या होते थे, जल जाते थे। जैसे मान लीजिए कि आपका घर है, उस घर से बहुत सारे लोड लगे हुए हैं, फैन है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, सारी चीजें लगी हुई है। अब क्या हुआ कि अगर ये फ्यूज मेल्ट नहीं कर रहा होगा तो क्या होगा, उससे लगी हुई जितने भी लोड होंगे क्या होंगे, सभी जल जाएंगे। तो इससे ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस जो है वो एमसीबी है। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट और ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है किसका फुल फॉर्म, एमसीबी का। अब ये देखा जा रहा होगा कि हमने मान लिया ये फर्श है और इस फर्श से 1.5 मीटर की दूरी पे हम लोग एनर्जी मीटर लगाए हैं। फर्श से जो इसकी हाइट होगी, वर्टिकल हाइट होगी, वो 1.5 मीटर दूरी होगा। अब उसके बाद ये देखा गया होगा कि इस एनर्जी मीटर पे एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर आते हैं। फिर उसी से आपने ध्यान से अगर देखा होगा दूसरा पॉइंट निकाला जाता है, एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर, जो कि इस एमसीबी से कनेक्ट किया जाता है। ये फेज वायर हमें यहाँ से एनर्जी मीटर पे आया होगा, ये फेज वायर और ये न्यूट्रल वायर। यहाँ पे 2 पॉइंट बने हुए होते हैं, उसी दोनों पॉइंट से एक फेज निकाल के एमसीबी के पहले टर्मिनल पे और दूसरा टर्मिनल से एमसीबी के दूसरे टर्मिनल पे हम लोग एमसीबी को में कनेक्ट कर दिया जाता है। और इस एनर्जी मीटर और एमसीबी के जो बीच की डिस्टेंस होती है वो 0.5 mm होती है। mm का मतलब मिलीमीटर में होगी, और ये जो डिस्टेंस है वो मीटर में है। वर्टिकल हाइट एनर्जी मीटर की जो होगी वो 1.5 मीटर होती है। अब उसके बाद इस एमसीबी से एक लगाते हम लोग मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एमडीबी जिसको कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, एमडीबी, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब उसके बाद इसी एमसीबी से एक फेज वायर निकालते हैं और इस एमडीबी पे कनेक्ट कर देते हैं, और दूसरा पॉइंट जो निकालते हैं वो कहाँ कनेक्ट कर देंगे, इसके दूसरे पॉइंट पे कहाँ कनेक्ट कर देंगे,
दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं? MDB, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब यहाँ से हम लोग बिजली को जो है वो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगर आपका घर कई मकान कई फ्लोर का है तो उसके बाद एक डीबी लगा देते हैं। डीबी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, और यहाँ से एक फेज वायर और एक न्यूट्रल वायर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। ये देखा। अब हम लोग अगर बात करते हैं कि जो एमसीबी है वो भी फर्श से वर्टिकल हाइट जो होगी 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। किसकी? इसको, ये जो आपका एमसीबी है उस, ये हमारा फर्श हो गया जिसको हम लोग, ये हमारा फर्श है, और इस फर्श से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपका 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। क्या? एमसीबी, जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको कहा जा रहा है। और उसके बाद ये मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड भी फर्श से जो इसकी हाइट होगी वो 1.5 मीटर दूरी होगी। किसकी? MDB, मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब उसके बाद मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की भी हाइट जो होगी वो फर्श से 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। अगर हम लोग ये देखा जाए कि फर्श से चाहे आपका एनर्जी मीटर है या एमसीबी है या एमडीबी है या डीबी है, इन तीनों की हाइट जो है वर्टिकल हाइट जो होगी वो 1.5 मीटर की दूरी पे लगाया जाता है। अब 1.5 मीटर की ही दूरी पे एनर्जी मीटर की हम लोग बात किए कि एनर्जी मीटर क्यों 1.5 मीटर की ही दूरी पे लगाया जाता है, तो उसका सिंपल सा एक आसान सा तरीका ये कहा जाएगा कि इसकी रीडिंग जो है हम लोग एनर्जी मीटर में जितनी बिजली खर्च हुई है उसको आसानी से पढ़ा जा सके कि कितनी बिजली जो है उसमें खर्च हुई है, तो हम लोग आसानी से उसको देख सकते हैं कि इतना, आज 1 यूनिट हुआ, कल 2 यूनिट हुआ, कल 3 यूनिट हुआ। तो अब अगर इसको ज्यादा हाइट पे लगा देंगे तो भी हमारे लिए नुकसान होगा, क्योंकि हम लोग उसको आसानी से पढ़ नहीं सकते। और ये जितनी भी बात हो रही है वो सभी बातें जो है IEEE रूल कहता है। IEEE यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ये IEEE रूल यही कहता है कि जो भी होगा वो एक सबका नियम होगा, और सभी के बीच की जो दूरी होगी, चाहे एनर्जी मीटर से एमसीबी के बीच की दूरी 0.5 मीटर होगी, 0.5 मीटर होगी, या फिर एमसीबी से एमडीबी की जो दूरी होगी वो भी 0.5 मीटर होगी, और चाहे एमडीबी से डीबी तक की जो दूरी होगी वो भी जो है 1.5 मीटर, सॉरी 0.5 मीटर होगा। अब इसका मतलब कि यहाँ तक तो बात हो गई। अब उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से अलग अलग रूम के लिए कनेक्शन लेके जाया जाता है। अब जैसे हमने कहा कि एक रूम है, इस रूम में आपको कनेक्शन करना होगा कि इस रूम में मान लीजिए एक फैन लगाना है, एक ट्यूबलाइट होगी, एक फैन, एक ट्यूबलाइट और एक आपका बल्ब का पॉइंट, तीनों पॉइंट को हमें लगाना होगा। तो सबसे पहले जो आप बात करेंगे स्विच बोर्ड की। अगर स्विच बोर्ड को देखा जाए, स्विच बोर्ड जो होता है, स्विच बोर्ड में ये देखा जाएगा यहाँ पे कि दो तरह की बेसिकली हम लोग वायरिंग करेंगे। दो तरह की वायरिंग करेंगे, एक तो आपकी पावर वायरिंग होती है और एक जनरल वायरिंग होती है, या ये कहा जाता है कि लाइट वायरिंग होती है। पावर वायरिंग का मतलब जिसपे लोड जो है वो ज्यादा होता है, जैसे आपका प्रेस का लोड हो गया, फ्रिज का लोड हो गया, एसी का लोड हो गया, इन सभी के लिए जो हम लोगों को एक अलग प्रकार की वायरिंग होती है जिसको हम लोग पावर वायरिंग कहा जाता है। और जो आपका जनरल वायरिंग होती है, जनरल वायरिंग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, या लाइट फैन वायरिंग जो होगी, वो आपका स्विच बोर्ड जो होगा
एक स्विच बोर्ड, एक पावर वायरिंग हो गई और दूसरा जो होगा वो जनरल वायरिंग होगी। अब जो स्विच बोर्ड होता है जिससे हम लोग लाइट फैन या की कनेक्शन करते हैं, उस पे जो है मैक्सिमम एक स्विच बोर्ड की अगर हम लोग बात कर रहे होंगे कि एक स्विच बोर्ड की अगर बात किया जाए तो एक स्विच बोर्ड पे मैक्सिमम जो है 800 वाट का लोड हो सकता है और 10 पॉइंट मैक्सिमम। क्या कह रहे हैं हम लोग ये कह रहे हैं कि एक स्विच बोर्ड है हमारे पास, उस स्विच बोर्ड पे IEEE रूल ये कहता है कि एक स्विच बोर्ड जो होगा, एक स्विच बोर्ड, इस स्विच बोर्ड पे मैक्सिमम 800 वाट का लोड हो सकता है, एक स्विच बोर्ड होगा और 10 पॉइंट होते हैं इस पे जो है एक स्विच बोर्ड। आपने स्विच बोर्ड देखा होगा और उस स्विच बोर्ड में मैक्सिमम जो है वो 800 का लोड और 10 पॉइंट से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं हो सकता है। अगर इससे ज्यादा होगा, 8 मान लेते हैं कि एक ऐसा रूम है जिस रूम में आपका लोड जो है पता चला कि 1000 वाट आ गया और पॉइंट की संख्या जो है, पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जिससे हम लोग चाहे फैन हो या ट्यूबलाइट हो, ये सभी जो है, फैन की बात करें या ट्यूबलाइट की बात करें, ये सभी पॉइंट में काउंट किया जाता है। फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया या बल्ब का पॉइंट है, ये सभी जो है पॉइंट में काउंट किया जाता है। अगर हम लोग सॉकेट की बात करते हैं कि जो सॉकेट होता है उसको हम लोग हमेशा हाफ पॉइंट माना जाता है। आपने सुना भी होगा, हो सकता है जानते भी होंगे, जो सॉकेट होता है वो सॉकेट जो है उसको हम लोग कभी भी फुल पॉइंट नहीं माना जाता है, उसको हाफ पॉइंट माना जाता है। और ये पूछा भी जाता है जब भी आप कभी कहीं वाइवा देने जाओगे या कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसमें ये चीजें पूछी जाती है प्रैक्टिकल, खासकर से प्रैक्टिकल चीजों में, ये जो सॉकेट होता है वो कितने पॉइंट का होता है। तो बेसिकली बच्चे क्या होते हैं कि जैसे हमने कहा कि ये मान लेते हैं सॉकेट है और सॉकेट में कुछ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये वाला जो है काफी बड़ा होता है एरिया और ये जो है वो कम होता है। इसका रीजन अलग होता है कि क्यों बड़ा होता है क्यों कम होता है, वो बाद में बात कर ली जाएगी। लेकिन जो सॉकेट है, इस सॉकेट को हमेशा जो है हाफ पॉइंट माना जाता है। इसलिए माना जाता है, यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि देख रहे हैं कि ये तो एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया, कुछ बच्चे इसको कह देते हैं कि 2.5 पॉइंट होगा, लेकिन ये चीजें गलत होती है। जब भी हम लोग सॉकेट की बात करेंगे तो सॉकेट हमेशा जो है हाफ पॉइंट ही होता है। अब उसके बाद हम लोग बात क्या कर रहे थे कि एक स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड पे मैक्सिमम जो है 800 वाट का लोड हो सकता है और 10 पॉइंट से अधिक नहीं हो सकता है। पावर वायरिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो पावर वायरिंग में जो स्विच बोर्ड यूज किया जाता है पावर वायरिंग के लिए, उस पे जो स्विच बोर्ड यूज किया जाता है उस पे मैक्सिमम 3000 वाट का लोड हो सकता है और 2 पॉइंट से अधिक नहीं होगा। जो उसके पॉइंट की संख्या होती है वो 2 पॉइंट से अधिक नहीं हो सकता है और मैक्सिमम जो है वो 3000 वाट का लोड हो सकता है। दो तरह की हम लोग वायरिंग करेंगे और दोनों के लिए अलग अलग स्विच बोर्ड की जरूरत पड़ती है। एक तो आपका होता है जनरल वायरिंग और एक जो होता है पावर वायरिंग। अब इस दोनों के लिए अलग अलग कंडक्टर यूज किया जाता है। अगर हम लोग जनरल वायरिंग की बात करते होंगे तो उसमें जो कंडक्टर यूज होता है 1.5 mm²। जनरल वायरिंग, ये जो कंडक्टर होगा वो एल्युमिनियम कंडक्टर होता है। अगर इसकी जगह पे कॉपर कंडक्टर का यूज किया जाए, अगर हम लोग इसकी जगह पे कॉपर कंडक्टर का यूज करते हैं तो कॉपर कंडक्टर जो होगा वो 0.93
अगर हम लोग बात कर रहे हैं जनरल वायरिंग में जो कंडक्टर यूज होता है, वो जो कंडक्टर होगा, अगर एल्युमिनियम कंडक्टर होगा तो 1.5 mm² का हम लोग कंडक्टर यूज करते हैं। अगर ये कौन सा कंडक्टर होगा? एल्युमिनियम कंडक्टर। अगर कॉपर कंडक्टर होगा 0.93 mm², ये जो कंडक्टर होगा वो कॉपर कंडक्टर होता है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये कहते हैं कि इसका जो एरिया होगा, ये कहा गया कि 2 कंडक्टर है, 2 कंडक्टर है। एक आपका, इसको हम कहते हैं एल्युमिनियम का कंडक्टर है, और एक कंडक्टर है ये कॉपर का कंडक्टर है। ये आपका एल्युमिनियम कंडक्टर है और ये कॉपर कंडक्टर है। अगर एल्युमिनियम कंडक्टर को देखा जाए तो इसका जो एरिया है वो ज्यादा होगा, ज्यादा है भी, और इसका एरिया जो है वो कम है। इसका एरिया क्या होगा? कम है, और इसका एरिया ज्यादा है। अब जब ज्यादा एरिया, तो ये तो अगर हम किसी कंड्यूट के अंदर कंडक्टर को लेके जा रहे होंगे तो एल्युमिनियम कंडक्टर यूज करेंगे तो उसमें बहुत सारे हमें एरिया ज्यादा लगेगा, यानी कि जो ये जो है वो ज्यादा हो जाएगा, और ये जो रहेगा कॉपर कंडक्टर वो कम यूज है। अब हम ये कहते हैं कि सब जगह कॉपर कंडक्टर यूज नहीं किया जाता है। उसका रीजन क्या है कि कॉपर कंडक्टर इसलिए नहीं यूज किया जाता है क्योंकि ये इंडिया में जो है कम मात्रा में पाया जाता है। और जब कोई चीज कम मात्रा में पाई जाती है, जब नहीं उत्पादन होगा हमारे देश में, तो क्या होता है कि इसकी कास्ट जो है वो ज्यादा होगी। अगर हम कहीं बाहर से मंगाते हैं, ये कम मात्रा में होता है, तो इसकी कास्ट जो है, कॉपर जो है, कॉपर की कास्ट क्या होगी? ज्यादा होगी। जब कॉपर की कास्ट ज्यादा होगी, अब एल्युमिनियम जो है ज्यादा मात्रा में इंडिया में पाया जाता है। जब एल्युमिनियम ज्यादा मात्रा में पाया जाएगा तो इसकी कास्ट जो है वो कम होगी। अब हमसे ये कहा गया कि आपको वायरिंग करनी है, या आप देखते हो कि जब जाते हो कोई मोटर लेके गए आप, अब वो मोटर लेके गए किसी से, जब आप फैन खरीद रहे हैं, फैन खरीदते समय आपसे वो कहेगा दुकानदार कि जो आप फैन ले रहे हैं, हमारे पास 2 तरह के फैन है, एक ही कंपनी के 2 तरह के फैन है, और एक की प्राइस जो है वो 1500 रुपीज है, और दूसरे की प्राइस जो है वो 3000 रुपीज है। आप सोचेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है कि इतना महंगा है, इतना, दोनों सेम कंपनी। लेकिन ये जो है एल्युमिनियम कंडक्टर की इसमें बाइंडिंग की गई है। एल्युमिनियम कंडक्टर की बाइंडिंग करने से क्या हुआ, इस फैन की प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाएगी। और जब हम लोग कॉपर कंडक्टर यूज कर रहे होंगे, कॉपर कंडक्टर, जब कॉपर कंडक्टर के लिए अगर हम लोग ये कह रहे हैं कि ये आपका एल्युमिनियम कंडक्टर है, और इस एल्युमिनियम कंडक्टर की प्राइस क्या होगी? कम होगी, और कॉपर कंडक्टर की प्राइस क्या होगी? क्योंकि ये देखा जा रहा है कि जो आपका 2 फैन है, एक फैन की प्राइस जो है वो 3000 रुपये है, तो ये 3000 रुपये, और एक की जो है वो 1500 रुपये है। जो 3000 का है फैन, उसकी प्राइस ज्यादा है। तो दुकानदार ये कह रहा है कि इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें जो बाइंडिंग यूज हुई है वो कॉपर की बाइंडिंग की गई है, और इसमें जो बाइंडिंग यूज हुई है वो एल्युमिनियम की बाइंडिंग यूज की गई है। जब कॉपर और एल्युमिनियम की बाइंडिंग की हम लोग बात, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर की बाइंडिंग करने से वो महंगा नहीं हुआ, क्योंकि कॉपर जो है वो महंगा पड़ रहा है, हम लोग महंगा खरीद रहे हैं। हम लोगों को मार्केट में क्या हो रहा है, एक तो आसानी से मिल नहीं रहा है। जब आसानी से कोई चीज नहीं मिलती है तो उसकी जो है मार्केट में उपलब्धता नहीं है। हमारे देश में भी कम मात्रा में पाया जाता है, तो इस वजह से उसकी जो कास्ट होती है वो अधिक होती है कॉपर की। तो अब आपसे ये कहा गया कि सब जगह जो है
अगर कॉपर की करेंगे तो बहुत अच्छी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो वायरिंग करते समय उसकी कास्ट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाएगी? क्योंकि कॉपर जो है वो महंगा होता है। कॉपर जो है महंगा है, इसलिए भी महंगा क्योंकि ये भारत में कम मात्रा में पाया जाता है, और एल्युमिनियम जो है बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में पाया जाता है, इसलिए इसकी प्राइस ये सस्ता भी होता है। तो इसलिए ज्यादातर जगहों पे हम लोग एल्युमिनियम का ही प्रयोग किया जाता है। वायरिंग में भी आप देखोगे कि एल्युमिनियम की कंडक्टर यूज किया जाता है, या कुछ ऐसा कुछ जगहों पे कॉपर का भी किया जाता है, लेकिन कॉपर से करने का मतलब है कि उसकी कास्ट जो है वो ज्यादा हो जाती है। ये सब चीजें ना जो आपका एल्युमिनियम है ये सब सरकारी जगहों में ज्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या करना है, उनको अपने हिसाब से काम करना है, तभी तो पैसा बचेगा ना। और रहेगी बात, अब ये तो हम लोग देख रहे थे कि एक स्विच बोर्ड है, उस स्विच बोर्ड पे मैक्सिमम जो है 800 वाट का लोड और 10 पॉइंट से अधिक नहीं हो सकते। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी जब भी आप एग्जाम दोगे तो उसमें पूछा जाता है कि स्विच बोर्ड पे मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं, तो हम कहेंगे कि 10 पॉइंट स्विच बोर्ड पे होते हैं और 800 वाट से ज्यादा का लोड नहीं हो सकता है। 800 वाट से ज्यादा का लोड नहीं होता और 10 पॉइंट से अधिक नहीं हो सकता। अगर इससे ज्यादा हुआ तो हम लोगों को एक अलग सर्किट बनानी पड़ेगी, और तब जो है उसके लिए हाँ कम हो सकता है, 800 वाट से कम हो सकता है। एक रूम में मान लीजिए कि आप 2 ही पॉइंट है लगाना वहां, तो 2 ही, ये नहीं कि आप 10 पॉइंट लगा के ही मानेंगे, ऐसा भी नहीं है। हाँ लेकिन 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं हो सकता एक। अब उसके बाद अगर आप ये देख पावर की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एक स्विच बोर्ड पे मैक्सिमम 3000 वाट का लोड, मैक्सिमम 3000 वाट का लोड और 2 पॉइंट से अधिक नहीं हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग ये दो तरह के स्विच बोर्ड की बात करें, दो तरह की वायरिंग होती है। अब उसके बाद इसके लिए हम लोग जो कंडक्टर की बात कर रहे थे तो 1.93 mm² जो होगा वो आपका एल्युमिनियम का कंडक्टर होगा, जो हम लोग लाइट फैन के लिए कंडक्टर यूज कर रहे हैं। अगर इसकी जगह पे कॉपर कंडक्टर का उपयोग करते तो 0.93 mm² होगा। यानी एक, जैसे मान लेते हैं कि एक केबल है, उसमें केबल में जैसे ये आप देखेंगे कि कहीं कहीं कुछ केबल पे ये लिखा रहेगा 3/0.432 लिखा हुआ है, यानी 3 तो 3 ये बता रहा है कि एक जो केबल है उस केबल के अंदर 3 कंडक्टर है, और उस 3 कंडक्टर के अंदर जो है प्रत्येक कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो 0.432 होगा। यानी कि अगर ये इस तरह से देखेंगे कि जो केबल होती है उस केबल पे रेटिंग लिखी हुई होती है, और उस रेटिंग पे लिखा हुआ होगा कि 3/0.43 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये बता रहा है कि उस केबल के अंदर 3 कंडक्टर और प्रत्येक कंडक्टर का जो एरिया होगा क्रॉस सेक्शनल वो 0.43 mm² होता है। तो 3 ये आपका एक कंडक्टर के लिए दिया हुआ होगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ये आपका एल्युमिनियम कंडक्टर और ये कॉपर कंडक्टर, ये जनरल वायरिंग के लिए यूज किया जा रहा होगा। अब उसके बाद जो पावर वायरिंग की बात कर रहे थे तो पावर वायरिंग में क्या होगा कि उसके लिए 2.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर होगा। 2.5 mm² एल्युमिनियम कंडक्टर होगा। अगर कॉपर कंडक्टर की बात की जाए तो 1.93 mm² का कॉपर कंडक्टर यूज किया जाता है, जो हम लोग घरों में ये देखा जाता है। अब उसके बाद कुछ कनेक्शन की बात करते हैं कि किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा।
जैसे ये कहा गया कि आपसे एक आपके पास बल्ब है, उस बल्ब के लिए आपको कनेक्शन डायग्राम बनाइए या कनेक्शन करके दिखाइए कि उस तरह कैसे आप कनेक्शन उसको कर सकते हैं। तो जब हम लोग एक बल्ब की बात करते हैं, कुछ सिंबल है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो यूज किया जाता है, जो वायरिंग में यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग बल्ब की बात कर लेते हैं। तो बल्ब का सिंबल कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, बल्ब जो है इस तरह से होगा। फैन की बात करते हैं तो फैन का सिंबल जो है ये इस तरह से कुछ आप देखने को मिलेगा। फैन का सिंबल ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के लिए कुछ इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। स्विच स्विच का जो सिंबल होगा वो आपको इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद रेगुलेटर है, रेगुलेटर रेगुलेटर का सिंबल जो होता है वो इस तरह से होगा। ये अगर सिंबल आपको देखने को कहीं पेपर या कॉपी कहीं पे भी देखने को मिलेगा तो आप ये देखते ही बता देते, अच्छा इस तरह का सिंबल ये तो बल्ब का है, अच्छा ये सिंबल ये फैन का है, ये ट्यूबलाइट का है, ये स्विच का है, और ये जो है वो रेगुलेटर का है। सॉकेट का सिंबल कैसे होता है, ये सॉकेट है, ये आपका, और यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ये आपका सॉकेट का सिंबल होता है। तो इतने सिंबल से हमारा जो है काम चल जाएगा। बाकी जिस सिंबल की जरूरत होगी वो आगे हम लोग देख लेंगे कि और जो सिंबल होगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। लेकिन इतने सिंबल से आपका लगभग जो हाउस वायरिंग में आपका काम चल जाएगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जैसे ये कहा गया कि आपको एक बल्ब दे दिया गया और कुछ वायर दे दिया गया, यानी वायर का मतलब कंडक्टर दे दिया गया, और ये कहा गया आपको इसका कनेक्शन डायग्राम आप बनाइए। तो सबसे पहले जब भी हम कनेक्शन डायग्राम बनाने की बात कर रहे होंगे तो ये देखा जा रहा होगा कि एक तो ये बल्ब है, तो इस बल्ब को कैसे ऑपरेट करना होगा। तो इस बल्ब को ऑपरेट करने के लिए एक तो हमें स्विच की जरूरत तो पड़ेगी, एक क्या होगा, स्विच की जरूरत पड़ेगी। अब इस स्विच के साथ आपको कंडक्टर भी रहेगा, और उसके बाद इसका जो है आपको कनेक्शन डायग्राम दे दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्विच का जो है एक ये स्विच हमने बना दिया, ये स्विच है। अब हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक आपका फेज वायर और दूसरा जो होता है वो न्यूट्रल वायर होता है। अगर हम लोग फेज वायर की बात कर रहे होंगे, फेज वायर को भी लीव वायर भी कहा जाता है। अब इसका जो है, इसका मतलब है कि एक जो हमें फेज वायर है, फेज वायर को जब भी हम लोग फेज वायर की बात कर रहे होंगे तो उस फेज वायर को हमेशा जो है जो आपका स्विच है उसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि अगर ये स्विच है और यहाँ हमारे पास ये फेज वायर लेके आए, यही आपका स्विच बोर्ड है, ये स्विच बोर्ड है, यहाँ पे कंडक्टर आया होगा कहीं से, यहाँ से आपका लेके आ रहे हैं, यहाँ से एक फेज वायर लेके आए और यहाँ पे ये फेज वायर लेके आए और यहाँ पे आपने फेज वायर को जोड़ दिया। यहाँ पे ये जो है बल्ब का सिंबल हमने बना दिया। अब फेज वायर को हम लोग, ये कहा गया फेज वायर को हम लोग सीधे जो है पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाता है, पॉइंट यानी मतलब स्विच से कनेक्ट कर दिया जाता है।
अब इस स्विच से कनेक्ट करने के बाद एक टर्मिनल पर हमने क्या किया, इस स्विच से कनेक्ट कर दिया, दूसरे टर्मिनल से कंडक्टर ले आएंगे और जो बल्ब का पॉइंट है उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो हमने क्या, अब क्या है कि किसी भी सर्किट के लिए क्लोज पाथ होना जरूरी होता है, तभी इसमें करंट फ्लो होगी। हमने कहा कि हमने फेज वायर ले लिया और इस फेज वायर का उपयोग करते हुए इसका कनेक्शन कर दिया गया, लेकिन करंट तो तभी फ्लो होगी ना जब सर्किट का पाथ क्लोज होगा। अब ये देखा जा रहा होगा कि सर्किट का पाथ तो क्लोज नहीं है, और जब क्लोज नहीं है तो करंट नहीं फ्लो होगी, तो करंट फ्लो नहीं होगी तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, और जब ग्लो नहीं करेगा तो इसका मतलब हमारी सर्किट क्या है, अधूरी है, अभी इसको पूरा करने। अब एक तार हम लोग शुरू में ही बात कर रहे थे कि दो कंडक्टर आते हैं पोल में, एक फेज और एक न्यूट्रल। फेज वायर को हमेशा जो है हम लोग इस तरह से लाके स्विच से कनेक्ट करते हैं, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट को सीधे हम लोग बल्ब के पॉइंट को दे दिया जाता है, और ये जो है बल्ब, अब यहाँ पे ये देखा जा रहा होगा कि ये स्विच क्या है, ओपन कंडीशन में है। जब स्विच ओपन कंडीशन में है तो इधर से कोई करंट नहीं जा रही होगी, जब करंट नहीं जाएगी तो ये बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। उसके बाद जैसे ही हम स्विच को देखते हैं ना, स्विच को जब जैसे ही पुश करते हैं वैसे ही सर्किट क्या होती है, क्लोज होती है, और जब ये क्लोज होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तो बल्ब जो है वो ग्लो कर जाता है। इसी को दूसरी तरीके से आप देख सकते हो, हमने कहा कि ये आपका एक एसी वायर एसी है, यहाँ पे ये फेज वायर लेके आ रहे हैं, ये फेज वायर लेके आए, ये तो किया गया है ना। अब यहाँ पे स्विच लगा दिया, ये स्विच लगा दिया गया। अब उसके बाद यहाँ पे एक ये बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है। अब उसके बाद यहाँ से पॉइंट ले आकर हमने इसे जोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया, फेज वायर, और ये न्यूट्रल वायर। अब यहाँ पे बल्ब क्या होगा, अगर हम देखा कि यहाँ से करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी, यहाँ पे करंट आएगी, जब करंट यहाँ पे आ रही होगी तो ये यहाँ पे पाथ ओपन मिल रहा है, जब ये ओपन मिल रहा होगा तो आगे करंट नहीं जाएगी, जब करंट नहीं जाएगी तो ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। अब उसके बाद जैसे ही हमने इसको स्विच को क्लोज किया, और क्लोज किया तो क्या होगा, अब पाथ जो है इस तरह से हो जाएगा, अब करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी, और यहाँ से इस तरह से सर्किट क्लोज पाथ मिल रहा है, इसलिए बल्ब जो है वो जलने लगेगा या ग्लो करने लगेगा। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे कनेक्शन की बात करते हैं कि एक हमारे पास फैन है, उस फैन का कनेक्शन कैसे करना होगा उसके बारे में देखा जाए। तो सबसे पहले आपको एक फैन दे दिया गया, या ये कहेगा कि अगर आप फैन नहीं, लेकिन फैन तक तो आपको करंट पहुंचाना होगा। अब उस फैन को चलाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत होगी, क्योंकि देखिए इसमें सबसे पहले जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाते हैं, और पिक्चर बनाने के बाद उसको कागज या पेज पे बनाते हैं, उसके बाद हम लोग उसको स्टार्ट किया जाता है। क्योंकि आप देखते हैं ना कि जब भी कोई घर बन रहा होता है तो उसमें सबसे पहले एक आपको नक्शा दिया जाता है कि इसी के अनुसार ये सारी चीजें हो रही होंगी। तो उसी तरह से यहाँ पे भी किया जा रहा है कि सबसे पहले आपको कहा गया कि एक फैन है, और उस फैन का कनेक्शन करने के लिए आपको कहा गया, जब आप फैन कनेक्शन करने जाएंगे तो ये देखा जाएगा कि क्या क्या जरूरत होगी। तो एक तो हमारे पास फैन है ही है, दूसरा एक जो है वो सॉकेट की जरूरत होगी, फैन हो गया, सॉकेट हो गया। अब फैन को कंट्रोल करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, रेगुलेटर की, रेगुलेटर। अब और उसके बाद ये कंडक्टर या वायर कह सकते हैं, वायर। इन सभी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है जब हम लोग एक फैन का कनेक्शन करने जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि एक जो है
सॉकेट है। यहाँ पे हमने सॉकेट बना लिया, ये आपका सॉकेट हो गया। अब उसके बाद अगर ये देखा जाए कि जैसे ये देखते होंगे आप लोग कि एक ये स्विच बोर्ड है और इसी स्विच बोर्ड पे ये आपका स्विच लगा दिया गया और उसी स्विच बोर्ड पे ये रेगुलेटर भी लगा हुआ होता है। ऐसे ही तो होता है ना। यहाँ पे क्या हो गया, एक स्विच हो गया और यहाँ पे ये आपका रेगुलेटर लगा हुआ था। उसी तरह से हमने कहा कि क्या हुआ, एक सबसे पहले सॉकेट ले लिया, अब यहाँ पे उसी स्विच बोर्ड पे एक रेगुलेटर लगा दिया गया। ये आपका रेगुलेटर है। अब उसके बाद या फिर इसी को बना लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ पे ये आपका एक स्विच है और एक स्विच बोर्ड है, उसी स्विच बोर्ड पे हमने रेगुलेटर को इंस्टॉल कर दिया और सॉकेट को भी इंस्टॉल कर दिया गया है। अब हमारे पास यहाँ पे ये फैन है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फैन। अब इसी का हमें क्या क्या यूज कर लिया, हमें फैन का यूज कर लिया, सॉकेट का यूज कर लिया, रेगुलेटर का। अब कंडक्टर की जरूरत पड़ रही होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे एक फेज वायर होगा, ये फेज वायर, इस फेज वायर को सबसे पहले क्या करेंगे, सॉकेट से कनेक्ट कर दिया गया। अब उसके बाद इसका जो दूसरा पॉइंट है वो रेगुलेटर के दूसरे पॉइंट से जोड़ दिया गया। अब इसका जो पहला पॉइंट है इसका रेगुलेटर का, उससे जो हम सीधे पॉइंट से जोड़ दिया जाता है। तो जब फेज वायर को हम लोग सीधे स्विच से जोड़ दिया गया होगा, क्या कर दिए, यहाँ पे फेज वायर लेके आए और उसके पहले टर्मिनल से जोड़ दिए। इसके दूसरे टर्मिनल से हम लोग रेगुलेटर के दूसरे टर्मिनल में जोड़ दिया गया। और जो रेगुलेटर का पहला टर्मिनल है उससे हम लोग पॉइंट को निकाल के फैन को कनेक्ट कर दिया गया। और न्यूट्रल की बात है, हम लोग सीधे जो है न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ पे फैन को दे दिया गया होगा। अब ये है कि ये हमारा काम कैसे कर रहा होगा, इसकी वर्किंग हमें बतानी होगी। अब उसके बाद हमने कहा कि जब ये ओपन कंडीशन में होगा, यानी स्विच जो है ओपन होगी, और जब ये ओपन, हमेशा नॉर्मली जो है स्विच ओपन कंडीशन में होती है, तो ये जो है स्विच जब ओपन कंडीशन में होगा तो ये देख रहे होंगे कि इधर कोई करंट नहीं आ रहा होगा। जब करंट नहीं आ रहा होगा तो ये फैन क्या होगा, नहीं चल रहा होगा। अब उसके बाद जैसे ही हमने स्विच को क्लोज किया, और जब ये स्विच क्लोज हुआ तो इस स्विच क्लोज होने के कारण क्या होगा, इसके दूसरे टर्मिनल से करंट फ्लो होना शुरू हुई होगी और यहाँ पे जो है करंट आ रही होगी। और जब ये करंट आ रही होगी तो एक जो है रेगुलेटर पर आप देखे होंगे कि पतली स्टिक लगी हुई होती है, और जैसे एक इसमें करंट फ्लो होती है ना, ये हीट हो जाता है, और हीट होने के बाद क्या होगा, ये इसको आके यहाँ पे पकड़ लेता है। उसके बाद यहाँ से ये दूसरे पॉइंट से करंट यहाँ और न्यूट्रल यहाँ सीधे दिया गया है। अब क्या होगा, ये चलने लगेगा। अब उसके बाद जैसे ही हम लोग स्विच को ओपन करेंगे, जब से स्विच ओपन होगा तो फैन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लोज करेंगे तो चलने लगेगा, ओपन करेंगे तो। अब उसके बाद यहाँ पे एक मान लेते हैं आपके पास ट्यूबलाइट है, उस ट्यूबलाइट में अगर ये देखा जाए, उस ट्यूबलाइट का आपको कनेक्शन कहा गया करने के लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक ट्यूबलाइट बना दिए, ये ट्यूबलाइट का सिंबल है। यहाँ पे एक स्विच का उपयोग किया गया है, एक स्विच की जरूरत है, क्योंकि इस ट्यूबलाइट को कंट्रोल करने के लिए किस चीज की जरूरत है,
हमें स्विच की जरूरत होगी। अब इस स्विच को जरूरत होगी, सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्यूज वायर लेके आएंगे और ये सीधे पॉइंट को दे दिया जाएगा, यानी स्विच को दे दिया जाएगा। इसके दूसरे टर्मिनल से कंडक्टर को लेके आएंगे और यहाँ पे ट्यूबलाइट को कनेक्शन दे दिया जाएगा। अब फेज वायर को हमने लिया, सबसे पहले फेज वायर को क्या किया, पूरी चारों तरफ दौड़ा दिया और यहाँ पे ट्यूबलाइट को कनेक्शन दे दिया गया। अब उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट को हम लोग सीधे जो है कनेक्शन दे दिया गया। अब उसके बाद जैसे ही हमने जो ओपन है, जब ओपन है तो इधर कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होगी, और जैसे ही हमने इसको क्लोज किया तो जब ये क्लोज हुआ होगा तो करंट फ्लो होना शुरू हो गई होगी, और जब करंट फ्लो होगी तो क्या हुआ होगा, इसमें जो है करंट आई होगी और यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा तो सर्किट क्या होगी, क्लोज होगी। जब सर्किट क्लोज होगी तो इसमें ये ट्यूबलाइट जो है वो ऑन हो जाएगा। ये तो हम लोग जो देख रहे हैं वो सभी अलग अलग कनेक्शन की बात कर रहे हैं, अलग अलग कनेक्शन को दिखाया गया है कि एक बेसिकली वन पॉइंट कंट्रोल है। वन पॉइंट से हम लोग कैसे एक बल्ब को, एक फैन को, एक ट्यूबलाइट को कनेक्ट किया जाता है। अब दूसरी बात ये होगी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि आपसे कहा गया कि एक ऐसा रूम है, उस रूम में आपको एक बल्ब और एक फैन और एक ट्यूबलाइट और एक, पहले इतने को देख लेते फिर सॉकेट का देखे करेंगे। ये कहा गया कि एक रूम है, उस रूम में एक बल्ब का कनेक्शन करना है, एक फैन का करना है और एक ट्यूबलाइट का कनेक्शन आपको करने के लिए कहा गया। तो वो कनेक्शन करते हैं, देखते हैं। हाँ, नियम सबके लिए एक ही होगा। क्या करेंगे, सबसे पहले एक फेज वायर को लेंगे और उस फेज वायर को लेने के बाद सीधे क्या करेंगे, सभी पॉइंट को कनेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी सॉकेट होंगे, जितने भी स्विच होंगे, सभी में सबसे पहले फेज वायर को लेके जाएंगे और फिर उसके बाद सभी स्विच पे हम लोग फैन को दे देंगे, ट्यूबलाइट को दे देंगे और बल्ब को कनेक्शन दे दिया जाएगा। अब ये कहा गया आपसे कि हमने कहा कि आपके पास एक बल्ब है, एक फैन है, एक ट्यूबलाइट है, तो इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए हमें एक तो बल्ब को कंट्रोल करने के लिए स्विच चाहिए, एक फैन के लिए चाहिए और एक ट्यूबलाइट के लिए चाहिए। 3 स्विच की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग सबसे पहले 3 स्विच बना लेते हैं। ये कहा गया कि एक बोर्ड है और उस बोर्ड पे आपको सबसे पहले कनेक्शन करने के लिए किया जा रहा है। ये हमने सबसे पहले इन तीनों को कंट्रोल करने के लिए एक एक स्विच की जरूरत होगी। एक एक स्विच कर लिया। अब उसके बाद सबसे पहले काम क्या करना है, एक फेज वायर लेंगे और फेज वायर को क्या करेंगे, सबसे पहले सभी जगह कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये जो फेज वायर ला रहे हैं, जो स्विच का पहला टर्मिनल है उससे कनेक्ट किया गया और उसी पहले टर्मिनल से स्विच के पहले टर्मिनल पे, दूसरे स्विच के पहले टर्मिनल पे और फिर दूसरे स्विच के पहले टर्मिनल से तीसरी स्विच के पहले टर्मिनल को कनेक्ट किया गया होगा जाएगा। अब उसके बाद तीनों में कनेक्शन पहुंच गया। यहाँ पे एक हमने कहा कि बल्ब लगा दिया और यहाँ पे एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है और ये आपका फैन है। तो इस फैन के लिए एक रेगुलेटर की भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे एक रेगुलेटर लगा दिया गया। अब ये जो है, इसके हमने क्या कहा था कि इसके दूसरे टर्मिनल से इसके दूसरे टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। अब उसके बाद यहाँ का जो पहला टर्मिनल है रेगुलेटर का, उससे जो है फैन को कनेक्ट कर दिया गया। फैन में फेज वायर पहुंच गया। उसके बाद ट्यूबलाइट में फेज वायर पहुंच गया और उसके बाद हम लोग बल्ब को दे दिया गया। क्या किया गया, सबसे पहले हम लोग 3 जो है स्विच बनाया गया। एक
2 और 3। ये पहली स्विच है, ये दूसरी स्विच है और ये तीसरी स्विच है। इन तीनों के लिए एक आपका ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है और ये फैन है। फेज वायर को लिया गया और फेज वायर को जो आपका स्विच है उसके पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। उसी पहले टर्मिनल से कंडक्टर लेके स्विच के पहले टर्मिनल पे, फिर स्विच की दूसरी स्विच के पहले ही टर्मिनल से तीसरी स्विच के पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया गया। पहले स्विच का दूसरा टर्मिनल जो है सीधे पॉइंट को दे दिया गया, ये भी दूसरी स्विच का ये भी पॉइंट को दे दिया गया और यहाँ पे भी हम लोग ये पॉइंट को दे दिया गया। अब उसके बाद बात आती है न्यूट्रल की। तो न्यूट्रल को हम लोग सीधे पॉइंट की बात की गई थी कि पॉइंट को दे दिया गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब ये नहीं कि फिर यहीं से हम लोग दूसरा कंडक्टर लेके आएंगे, लूपिंग कर लेंगे और लूपिंग करने के बाद यहाँ से इसको दे दिया जाएगा और यहाँ से इसको दिया जाएगा। लूपिंग करने से क्या होगा फायदा कि कंडक्टर जो है वो कम यूज होगा, कंडक्टर की क्या होगी बचत होगी। जब कंडक्टर की बचत होगी तो ओवरऑल इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये देखा गया कि इतनी बातें समझ में आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले क्या, अब उसके बाद ये कैसे काम कर रहा होगा। हमने कहा कि एक रूम है, उस रूम में हम चाहते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ फैन को ही ऑन होना चाहिए, फैन ही चलना चाहिए। अब उसके बाद जैसे ही हमने इस आपका ये फैन है, ये फैन को क्लोज किया। अब जब क्लोज किया तो ये देखा जाए कि यहाँ पे करंट आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये देखा जाएगा ये फेज वायर है और इस फेज वायर से यहाँ से करंट ऐसे होते हुए इस पॉइंट से होते हुए यहाँ से ऐसे यहाँ पे पहुंचे। इसको जैसे हमने क्लोज किया यहाँ पे करंट पहुंची, यहाँ पे होते हुए ये क्या हुआ होगा, ये हीट हुआ होगा तो ये इसको जो है शॉर्ट कर दिया होगा। फिर यहाँ से करंट होते हुए फैन को मिल रही है और न्यूट्रल पॉइंट यहाँ से सीधे दिया गया। तो ये फैन जो है वो चलने लगा। बाकी दो की स्थिति क्या होगी, चल रहा होगा या नहीं चल रहा होगा। तो हमने तो बस इसका स्विच को क्लोज किया है, ये और ये दोनों स्विच क्या होगा, ओपन ही तो है। और जब ये ओपन होगी तो इसका मतलब इधर कोई करंट नहीं जा रही होगी, जब नहीं जा रही होगी तो ये भी काम नहीं कर रहा होगा। ये भी ओपन है तो इधर भी कोई करंट नहीं जा रही होगी तो ये भी काम नहीं कर रहा होगा। तो ये देखा जा रहा है कि एक समय पे हमने सिर्फ ये चाहा कि सिर्फ फैन चले तो फैन चल रहा होगा। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि फैन और ट्यूबलाइट दोनों चले। जब दोनों चलेगी तो इसके भी स्विच को क्लोज कर दिया जाए। जब इसके स्विच को क्लोज किया गया तो यहाँ से करंट ऐसे होते हुए यहाँ जा रही है, न्यूट्रल यहाँ से मिला हुआ है तो ये भी क्या हो रहा होगा, चलने लगा। अब उसके बाद बात करते हैं तीसरी, जो आपका बल्ब है। तीनों चाहते हैं एक साथ चले, इसको भी क्लोज किया गया। जब जैसे इसको क्लोज किया क्या हुआ, यहाँ से करंट मिलने लगी, करंट मिलने लगी तो ये आपका बल्ब भी जलने लगा। अब ये चाहते हैं कि सिर्फ यही काम करे बल्ब, ये दोनों काम न करें, तो इसको क्लोज करेंगे, इन दोनों को ओपन कर देंगे। जब ये ओपन करेंगे तो यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगी। जब सर्किट ब्रेक हो जाएगी तो इधर कोई करंट नहीं जा रही होगी, उस समय इससे क्या चल रहा होगा, बल्ब जो है वो ऑन होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर एक रूम है, एक स्विच बोर्ड है या एक रूम है, उस रूम में एक बल्ब लगाना होगा, एक फैन लगाना होगा, एक ट्यूबलाइट और एक सॉकेट की भी जरूरत होगी। सर 3 बज गए हैं। ओके ओके मैम, थैंक। सर मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ। ओके मैडम, थैंक यू।